सभी को वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें जी। चलो, कल हम लोग देख रहे थे अम्ल और लगभग सारा अम्ल देख चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे अम्लराज की। अम्लराज यानी एक्वा रेजिया। समझो, जब जब HCl तथा HNO3 को 3:1 में मिलाया जाता है तो अम्लराज बनता है, यानी कि एक्वा रेजिया बनता है। और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सा धातु घुल जाता है। याद रखिएगा, इसमें सोना, चांदी तथा प्लैटिनम जैसी धातुएं धातु घुल जाती है। और याद रखिएगा, जो सुनार वगैरह होते हैं ना, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, है ना, उनके पास जब आप जाते हैं ज्वेलरी साफ कराने के लिए, तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, इसे या गांव घर में क्या होता है ना, कई बार लोग घूमते हैं कि दीजिए हम आपका फ्री में ज्वेलरी साफ कर देते हैं। वो फ्री में साफ नहीं करते, एक्चुअली में वो हाथ साफ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अम्लराज लेंगे, उसमें आपकी ज्वेलरी डुबाएंगे, थोड़ा ब्रश वगैरह से लगा के चमका के निकालेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, जिसको कि बाद में वो इकट्ठा करते हैं, मेल्ट करके, फिर उससे 1 ग्राम भी गोल्ड मिला तो समझ जाओ कितना निकल गया पूरे दिन भर में। मान लो ऐसे घूम घूम के साफ किया, 1 ग्राम गोल्ड अगर उसको मिल गया सामने, कितना आजकल कितना रेट चल रहा है जी? अच्छा चलो भाई, जो भी है सबको गोल्ड का दाम बराबर पता है ना। चलिए भाई, जो भी है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। फटाफट यहाँ पर देखिए, आपसे 2 सवाल पूछेंगे, एक तो किससे किससे मिलकर बनता है ये, दूसरा इसका अनुपात पूछेंगे, और तीसरा आपसे पूछेंगे कौन कौन सी धातु इसमें क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ये सवाल आपसे यहाँ से बनता है, बस इतना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद अम्ल वर्षा। अच्छा लिखो, क्या हुआ, पीपीटी जाता है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद एसिड रेन। एसिड रेन या फिर जैसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। याद रखिएगा, जब वर्षा का पीएच मान, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि अम्ल वर्षा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, याद रखिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कई किताबों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया हुआ होगा, जैसे आप नॉर्मल कोई किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी को छोड़ के, तो मैक्सिमम किताब में आपको यही दोनों दिया हुआ है ना। लेकिन याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आप देखिए, इसमें कौन कौन सा अम्ल मिलता है। याद रखिएगा, इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड तथा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड मिलता है। मैक्सिमम जो होगा, सबसे ज्यादा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और मिनिमम जो होता है ये क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड होता है। ये सब निकलता है, ये तीनों गैसें निकलती कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा, ये तीनों गैसें जो मिलती है वो कहां पर मिलती है, इंडस्ट्रीज के स्मोक में मिलती है ना। जो उद्योग वगैरह जो होता है उसका जो धुआं होता है उसमें आपका मिलता है ये तीनों, मतलब ये दोनों गैस खास करके। और NO2 से मिलता जुलता एक है N2O। N2O को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और इसी को हम लोग हंसाने वाली गैस बोलते हैं, है ना, हंसाने वाली गैस, ये अलग है। अब देखिए, कई बार पूछा जाता है कि ये एसिड रेन जो आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलता है, एक कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे में आपका ये एसिड रेन जो होता है ज्यादा देखने को मिलता है। एक फैक्ट आप ज्योग्राफी में से आपको बताएंगे इसके बारे में। एक होता है अम्ल वर्षा, होता है किसी से मिलता जुलता वर्ड, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे कहते हैं आम्ल वर्षा। आम्ल वर्षा वो मैंगो सार होता है। मैंगो सार जो होता है वो एक्चुअली में साउथ इंडिया में जो मैंगो के रिपेनिंग के लिए आवश्यक होता है, तो वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। अम्ल वर्षा अलग है, आम्ल वर्षा अलग है, ठीक है। अब इसके कारण जो होता है ना, स्टोन कैंसर होता है। इसके कारण याद रखिएगा, स्टोन का रंग, इमारतों का रंग, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह होता है, इमारतों का रंग, ताजमहल का रंग पीला हो जाता है ना। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोन कैंसर, या फिर इसे स्टोन का कुष्ठ रोग वगैरह भी बोल देते हैं, है ना। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए स्टोन कैंसर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिएगा एसिड रेन, स्टोन कैंसर, या इसी को स्टोन का कुष्ठ रोग वगैरह भी बोलते हैं। यहाँ पर एसिड में बस इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे बेस की। बेस यानी क्षार, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलिए, फिजिक्स क्लास है। अच्छा, पहले फिजिक्स था क्या आज? हाँ, कोई बात नहीं है, केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ लेना बाबू, उसको हमको करवा देंगे, है ना, कोई बात नहीं है ना। गुरुजी फिजिक्स का क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ओके। कोई बात नहीं है, इसको एक्सचेंज करो, इसको करवा देंगे फिजिक्स में, है ना, केमिस्ट्री में डलवा देंगे इसको, अभी पढ़ लो यहाँ पे। चलिए, एसिड रेन में कौन सा एसिड होता है सर जी? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये तीनों एसिड होता है, ठीक है। अरे तीनों होता है ना, तीनों होता है। ये आपका देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए होता है ना, ये H2CO3 इसलिए होता है, जैसे देखो बारिश आता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसके साथ जब मिलेगा ना, तो ये आपका क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। ये सबसे बहुत मिनिमल होता है, याद रखिएगा। अगला हम लोग बात करते हैं बेस। बेस यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार। अब देखो, क्षार की जब बात करते हैं हम लोग, क्षार के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनके पास विस्थापनशील या रिप्लेसेबल OH- आयन हो, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऐसे यौगिक
जो जल में घुलकर, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर क्या करते हो, OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेस या क्षार कहते हैं। अब इसके बाद की बात करें तो जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बाद CaCO3, CaOH2, है ना, बाकी MgOH2, ये सब क्या है, ये सभी आपका इसके बाद लिख सकते हैं NaOH, KOH, इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। ये सभी क्या है, ये सभी आपके बेसिस हैं, क्षार हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि ऐसे बेस या ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अल्कली कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, अल्कली, या फिर इसे क्षारक, क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। ऐसे बेस जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी बेस होगा वो वाटर में डिसॉल्व करेगा, लेकिन ऐसा कोई बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व कर जाए, वाटर में घुल जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली। अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि, अच्छा लिखो लिखो, लिख लिया, चलिए। अरे कोई, अरे कहाँ, हम ऐसा बोल रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, लिख लो, है ना। बाकी देखो फैसला करना, हम बुला देते हैं, कौन है आपके, फैसला कर लो तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग, आते हैं अपने मुद्दे पर आते हैं। अरे चलो ठीक है, 1-2 मिनट भाई लिखने में लग ही जाता है, क्या इतना, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा मत करो ऐसे, है ना। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा अगला पॉइंट कि सभी क्षार क्षारक नहीं होते, यानी कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, यानी ऐसा बेस देखो जो पानी में घुलेगा उसी को अल्कली बोलेंगे जी। तो क्या सभी क्षार जो है क्षारक होगा, क्या नहीं, लेकिन याद रखिएगा ऑल एल्कली आर बेसिस, यानी कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, सभी क्षारक क्षार होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस या क्षार के गुण। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो इसका पीएच मान होता है ना, वो कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। और जैसे जैसे देखो 7 से 14 की तरफ आप जाओगे ना, इसका क्षारीय गुण बढ़ेगा या घटेगा, क्षारीय गुण बढ़ता है ना, इंक्रीज करेगा। और अम्लीय गुण क्या होगा, घटेगा, है ना। क्षारीय गुण बढ़ेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा, घटेगा। ये जो स्वाद इनका होता है ना, याद रखिएगा इनका स्वाद कड़वा होता है, यानी इनका जो टेस्ट होता है ना वो क्या होता है, बिटर, है ना। इसके बाद याद रखना कि ये छूने पर कैसे होते हैं, छूने पर चिपचिपे होते हैं, सॉपी होते हैं, जली, चिपचिपे, जो भी है लिख लीजिएगा, स्टिकी। इसके बाद की बात करते हैं, पहले आप इसे लिखो, कोई बात क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, समय भी तो मिलना चाहिए ना लिखने का, कोई बात नहीं, लिख लो ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, लाइकेन का कलर कैसा होता है, बैगनी, ठीक है। लाइकेन किसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। याद रखिएगा ये मिथाइल ऑरेंज का एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, कृत्रिम सूचक है। इसको क्या कर देता है, पीला, तो येलो कर देता है। एसिड में रेड होता है, बेस में कैसा होता है, येलो। ये हल्दी में कैसा रंग देता है, हल्दी में भूरा लाल, यानी ब्रिकिश रेड, जैसा ईटा होता है ना लाल, वैसा ही भूरा लाल कर देता है। इसलिए आप कभी साबुन सरफ से कपड़ा धोइएगा, जहां पर हल्दी का दाग होगा वो लाल हो जाता है। और हल्दी क्या है, आपका एक तना है ना जी, पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। याद रखिएगा ये चाइना रोज में ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है, ग्रीन, हरा रंग, ग्रीन रंग देता है, यानी हरा रंग देता है। ये फनप्थलिन भी क्या आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये फनप्थलिन में पिंक यानी गुलाबी रंग देता है। ये पिटूनिया लीफ में, या पिटूनिया पीटल कह सकते हैं, चाइना रोज यानी अड़हुल है ना, चाइना रोज अड़हुल है। ये पिटूनिया लीफ या पिटूनिया पीटल में वॉयलेट कलर देता है। पिटूनिया को पिटूनिया ही कहेंगे, पिटूनिया पत्ती या पिटूनिया पंखुड़ी बोलते हैं। क्या ये लिखाए थे, दिखाए भी थे ना जी, तो पिटूनिया को पिटूनिया ही बोलते हैं, है ना। आपको किताब में भी देखिएगा पिटूनिया ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। चलिए कोई नहीं, वॉयलेट यानी बैगनी, है ना, वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी रंग। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, क्या हुआ, हो गया, ठीक, आगे चला। नेक्स्ट याद रखिएगा ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी घ्राण सूचक के स्मेल को
घ्राण सूचक, यानी जिससे हम लोग स्मेल से पता करते हैं कि कोई चीज अम्ल है या कोई चीज क्षार है। इसमें क्या क्या आता है? प्याज, इसमें आता है क्लोव, क्लोव यानी लौंग, और इसमें क्या आता है? याद रखिएगा वनीला, ये सब। और फैक्ट्री इंडिकेटर के गंध को समाप्त कर देता है, ये गंध को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो बेस, ये एसिड प्लस बेस का रिएक्शन का है, ये तो वो आपको बता ही दिया है। एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद याद रखिएगा जब बेस और मेटल की अभिक्रिया कराते हैं, बेस और मेटल का अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है सॉल्ट, और साथ ही साथ क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यानी कि एसिड और मेटल की अभिक्रिया से भी क्या होता है? आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और बेस और मेटल की अभिक्रिया से भी क्या होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब यहां पर इसका जैसे एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है? NaOH है, प्लस मान लीजिए हमारे पास क्या है? मेटल एक लगा दिया हमने, जिंक। जो आपका NaOH और जिंक की अभिक्रिया कराते हैं, ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस क्या बनाएगा? H2। इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस करिएगा तो क्या बन जाएगा? यहां पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, है ना। इसको ये जो आपका सॉल्ट बना, ये क्या बना? ये बनता है सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? ये सोडियम जिंकेट। फिर आपसे सवाल भी पूछ देता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है या उसका क्या फॉर्मूला है? तो सोडियम जिंकेट बनेगा, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद याद रखिएगा जो आपके बेस हैं, बेस के जलीय विलयन, यानी जो बेस के जो आपके एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देखेंगे बेसिस के एग्जांपल, है ना, इसके क्या क्या एग्जांपल हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसके क्या क्या यूजेस हैं, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaO क्या है? हो गया। चल, क्या क्या बोल रहे? अच्छा, फास्ट पे ना, इससे ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाना है ना। हम लोग बात करते हैं एग्जांपल इसका, बेसिस के एग्जांपल, लेकिन टाइप पहले लिख लो, टाइप ऑफ बेसिस। एक होता है आपका मजबूत क्षार, मजबूत क्षार या फिर जैसे हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो पीएच मान होगा याद रखिएगा वो कितना होता है? वो आपका 10.5 से 14 के बीच होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो याद रखिएगा आपका सीमेंट हो गया, इसका एग्जांपल आपका KOH हो गया, NaOH हो गया। ये सब क्या? ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह वीक बेस यानी दुर्बल क्षार, पूछ देता है इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो दुर्बल क्षार के बारे में याद रखना, ऐसा जिसका पीएच मान कितना होता है? आपका 7 से ज्यादा और 10.5 से, मतलब 7 से 10.5 के बीच में। और इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी जो है ना, ये सभी क्या है? ये सभी आपके वीक बेस है ना। यही 3-4 एग्जांपल याद रखिए, यही से आपका एग्जाम में सवाल रहेगा, तो इधर से रहेगा, इसके अलावा सवाल आपका नहीं बनता है। ठीक है, पहचानने का अभी आगे तरीका बताएंगे, जब पीएच स्केल वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। अभी बस आप इतना याद रखना एग्जाम के लिए कि तो KOH और NaOH ये कैसा है? ये आपका मजबूत क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी ये सभी जो आपके क्या है? वीक बेस है। एग्जाम के बस इतने ही जरूरी है। आप अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। NaOH क्या है? KOH क्या है? सीमेंट का पीएच वैल्यू कितना होता है बता सकते हैं आप लोग? सीमेंट का आविष्कार याद रखिएगा जोसेफ फॉस्फेटिन ने किया था, और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 13.5। कितना होता है? 13.5, 13.5। अब हम लोग बात करते हैं, लिखिए ना सभी ने। नेक्स्ट टाइम इसका एग्जांपल तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे NaOH। NaOH याद रखिएगा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे याद रखिएगा क्या कहा जाता है? इसे कास्टिक सोडा, क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अब देखिए ये प्राप्त कैसे होता है, ध्यान से समझिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं इसको, हिंदी में लिख लीजिएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये क्लोर क्षार प्रक्रिया है क्या? तो अभी समझेंगे, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक्चुअली देखिए क्या करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा को प्राप्त करने के लिए हम लोग NaCl और पानी का घोल लेते हैं, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन यही हुआ ना, पानी और नमक का जो घोल होता है, यानी कॉमन सॉल्ट और वाटर, इसी के घोल को ब्राइन का घोल कहते हैं। और इस ब्राइन के घोल से जैसे पास कराते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बना देता है क्या? ये बना देता है NaOH, साथ ही साथ रिलीज करता है क्लोरीन, और साथ ही साथ रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस जब करिएगा, यहां पर 2 लगाइए, यहां पर क्या लगाइए? 2 लगाइए। देखिए बैलेंस हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ, कहां हो गया है? यहां पर 2 लगाना होगा ना। और इक्वेशन को बैलेंस काहे करना होता है? इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना जरूरी है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, है ना। अब देखिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस काहे कहते हैं? क्योंकि यहां पर देखिए हमको क्या मिला? एक तो कास्टिक सोडा मिला। तो कास्टिक सोडा क्या है आपका? ये एक प्रकार का अल्कली है। कास्टिक सोडा जो है ये एक प्रकार का क्या है? अल्कली, यानी कि ऐसा आपका बेस है जो कि पानी में घुलनशील है। और दूसरा हमें क्या रिलीज हो रहा है? यहाँ पर कौन सा गैस मिल रहा है? क्लोरीन। अगर आपसे पूछा जाए कास्टिक सोडा के निर्माण में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन में निकलती है और क्लोरीन में निकलती है। आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा क्लोर अल्कली प्रोसेस का उत्पाद नहीं है, और ऑप्शन दे देगा NaOH, ऑप्शन दे देगा आपका क्लोरीन, ऑप्शन दे देगा आपका हाइड्रोजन, और ऑप्शन दे देगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा कि यहां पर आपका क्या बनता है? कास्टिक सोडा, क्लोरीन, और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। याद नोट कर लिया सभी ने। अब इसका यूज क्या होता है हम लोग समझते हैं, इसका यूज भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कास्टिक सोडा, मूव करें। यूज ऑफ कास्टिक सोडा यानी कास्टिक सोडा के प्रयोग, तो पहला याद रखिएगा इसका यूज होता है हार्ड सॉप या डिटर्जेंट के निर्माण में। अभी आपको साबुन का अभिक्रिया आपको दिखाएंगे डिटर्जेंट के निर्माण में। जो आपका सर्फ होता है ना, या फिर जो कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है,
यहां पर याद रखिएगा जो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है उसकी बात हो रही है। दूसरा इसका यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी में इसका यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी इसका यूज होता है, तेल के शुद्धिकरण वगैरह में, है ना। क्या हुआ, कागज उद्योग में भी यूज होता है ना, पेपर इंडस्ट्री में भी कह सकते हैं इसका यूज होता है, कागज उद्योग में भी। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये सब देखिए, ये तो आसान सवाल पूछेगा तो ये सब पूछ देगा, हार्ड सॉफ्ट में किसका, पेट्रोलियम रिफाइनरी में किसका, कागज उद्योग में किसका, ये सब आसान सवाल पूछेगा तो पूछेगा। मुश्किल सवाल पूछेगा तो आपसे पूछेगा ये बताइए बायोरेट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट में किसका यूज होता है। अब कहेंगे सर ये बायोरेट टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है, समझिए। जब भी आपका कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को चेक करना होता है किसी फूड में, कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाना है किसी फूड में, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, है ना। और आयोडीन का क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट जो होता है, मान लीजिए कोई फूड है उसमें आप आयोडीन का घोल डालिए, अगर उसमें स्टार्च होगा तो ये आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में कैसा कलर देता है, काला नीला रंग देता है ना जी। यानी कि स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। जैसे मान लो ब्रेड है, ब्रेड में आप आयोडीन का घोल डालिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा, जो कि ये बताएगा कि जो ब्रेड है उसमें क्या है, स्टार्च। इसी प्रकार ऐसा कोई भी चीज है ना जिसमें कि स्टार्च होगा, मंड होगा, उसमें आयोडीन का घोल डालिएगा तो वो काला नीला कलर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजिएगा कि स्टार्च की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं, और आयोडीन जो है स्टार्च की प्रेजेंस में कैसा कलर देता है, काला नीला रंग देता है। इसी प्रकार वसा की उपस्थिति का पता लगाना है, मान लीजिए किसी चीज में फैट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करिएगा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली की बात करते हैं, ग्राउंड नट की, ये वसा और प्रोटीन दोनों का ही उत्तम सोर्स है। जो मूंगफली है ना उसमें वसा भी होगा और प्रोटीन भी होगा। उसी तरह मान लीजिए आलमंड है, जो भी आपका जिसमें फैट होगा उसको क्या करिए, आप लीजिए और उसको मतलब उसको एकदम बारीक करके उसको हाथ में रगड़िए। अगर आपका हाथ ऑयली हो जा रहा है समझिए उसमें फैट है, अगर नहीं हो रहा है समझिए फैट नहीं है। इस तरह से वसा के प्रेजेंस का पता लगाते हैं। लेकिन किसी फूड में प्रोटीन है कि नहीं है इसका पता कैसे लगाएंगे, तो प्रोटीन के प्रेजेंस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, बायोरेट टेस्ट होता है। और इसमें यूज करते हैं हम लोग किसका, एक तो कॉपर सल्फेट का प्लस किसका, NaOH का। इस दोनों के घोल का यूज करते हैं। इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने के बाद इसको जहां पर प्रोटीन वाला फूड है उस प्रोटीन वाले फूड में दे देंगे, चित्र आपको दिखाएंगे अभी। और अगर ये आपका कैसा कलर दे रहा है, वॉयलेट कलर दे रहा है, बैगनी कलर अगर आपका ये दे रहा है तो समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन है, और अगर बैगनी कलर नहीं दे रहा है तो समझ जाइए प्रोटीन नहीं है। तो एक बार बायोरेट टेस्ट का आपको चित्र दिखा देते हैं, सल्फिनिफिकेशन वाला जो रिएक्शन है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर चलेंगे सेकंड कंपाउंड के ऊपर। ये आपका इंपॉर्टेंट है बायोरेट टेस्ट, जब मुश्किल सवाल बनता है तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, चलिए अब हम लोग बायोरेट टेस्ट का थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे रंग वगैरह दिखाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है बायोरेट टेस्ट। देखिए डालते हैं ना फॉर प्रोटीन, है ना। अब देखिए कैसा होता है बायोरेट टेस्ट, और कोई भी ले लीजिए आप, जैसे यही मान लो, ये चित्र ले ही नहीं रहा है, कोई नहीं, दूसरा चित्र ले लेते हैं। समझो, देखा आपको यहां पर देखिए क्या लिखा है, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहां पर क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, यहां पर एक्चुअली में कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH होता है। और आप इसको क्या करो, मिलाओ, मिला करके जैसे प्रोटीन में डालेंगे। यहां पर अगर आपका ये बैगनी कलर हो रहा है तो पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब क्या प्रोटीन है, और नेगेटिव अगर आपका ये ब्लू ही रह जा रहा है इसका मतलब कि प्रोटीन नहीं है। अब समझ में आ गया, इस तरह से ये टेस्ट होता है। अब देखिए साबुनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं ना, जो सल्फिनिफिकेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग याद रखिएगा, जो फैटी एसिड एक मतलब वेजिटेबल ऑयल्स जो होता है ना उसमें क्या होता है, आपका वसीय अम्ल होता है। क्या होता है, वसीय अम्ल, जो कि आपका किस ग्रुप का एसिड होता है, याद रखिएगा कार्बोक्सिल समूह का एसिड होता है, COOH ग्रुप का। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह। तो भी आपको दिखा देंगे अभी इसका रिएक्शन भी, कार्बोक्सिल ग्रुप का एसिड होता है। इसके साथ अगर हम लोग मान लीजिए NaOH को मिलाए, NaOH को मिलाते हैं, ये बनाता है क्या, ये हार्ड सॉल्ट बनाता है। फार्मूला क्या, C17H35CO Na, ये आपका हार्ड सॉल्ट है। यानी कि ये जो है आपका क्या बना, ये आपका हार्ड सॉल्ट बना, यानी कि कपड़ा धोने वाला जो साबुन है वो। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होता है, उस बाय प्रोडक्ट का क्या नाम है, याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरीन भी कहते हैं। इस ग्लिसरॉल का यूज एक तो याद रखिएगा आपका जो हेयर जेल वगैरह होता है ना, बालों में जेल वगैरह लगाने वाला आता है ना जी जेल, तो एक तो उसमें होगा, फेस वॉश वगैरह में जो जेल होता है उसमें आपका यूज होता है। साथ ही साथ इसका यूज याद रखिएगा एक्सप्लोजिव्स वगैरह में भी होता है, विस्फोटकों में भी आपका इस ग्लिसरॉल का, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का यूज होता है। ये आपका हार्ड सॉल्ट है। अब यहीं पर मान लीजिए इस NaOH की जगह पर हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें KOH मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, KOH। यहाँ पर दूसरा साबुन बना देगा, ये बना देगा क्या, ये बना देगा C17H35COOK, और ये नहाने वाला साबुन होगा, ये जो होगा सॉफ्ट टॉप होगा। कैसा, सॉफ्ट टॉप। बस खाली हार्ड सॉफ्ट में यहाँ पर NaOH मिला देते हैं, और सॉफ्ट बनाने में यहाँ पर क्या मिला देते हैं, KOH मिला देते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साबुनीकरण, साबुनीकरण, या फिर इसे कहा जाता है सॉपिनिफिकेशन, सॉपिनिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए साबुनीकरण की प्रक्रिया का द्वितीयक उत्पाद क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, क्या है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का सूत्र भी पूछते हैं तो सूत्र भी याद रखना, C3H8O3। हाँ बिल्कुल, डुप्लीकेट पनीर और ओरिजिनल पनीर का पता लगाने के लिए आयोडीन का घोल डालेंगे, क्या डाल सकते हैं नासिर जी, है ना। अब हम लोग इसका रिएक्शन बहुत, हाँ कोई नहीं लिख लो, आराम से लिखो, क्या हुआ, कोई बात नहीं है, लिख लिया सभी ने। आगे चलें, ठीक ना। अब हम लोग सॉपिनिफिकेशन रिएक्शन का देख लेते हैं एक बार, ये तो ऐसा ही है फिर भी आप लोग देख लो एक बार। हाँ, सॉपिनिफिकेशन, ये वाला आपका ज्यादा ही थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ है। क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये सब जब हम लोग केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग
केमिस्ट्री डेली लाइफ में जाएंगे तो वहां पर ये सब समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आप ये चित्र भी बस देख लो, ये देखिए क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है आपका, ये आपका फैटी एसिड है। फैट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसरीन भी बोलते हैं। फैटी एसिड है, यहाँ पर आपका देखिए NaOH है, यहाँ पर आपका एक तो ग्लिसरॉल बना और साथ ही साथ इधर क्या बनता है आपका साबुन बनता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COO, यानी उसी को उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी बस जो मैंने ये वाला रिएक्शन बताया आपको ये याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, सेकंड है KOH। याद रखिएगा ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इसे कास्टिक पोटास कहते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं। और इसका यूज लिख लेना, इसका यूज सॉफ्ट सॉप या मृदु साबुन या नहाने वाला जो साबुन होता है के निर्माण में होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसे क्विक लाइम, इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसे याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा इसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री में मुख्य रूप से होता है, सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से होता है। ये सीमेंट जो होता है ना, उसमें याद रखिएगा 60 से 70% आपका CaO ही होता है, सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से होता है। और इसमें जब इसका पानी के साथ अभिक्रिया करा देता है तो क्या बनता है, इससे बुझा हुआ चूना बनेगा, है ना। और उसका याद रखिएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बुझा हुआ चूना है, या फिर आपका एक होता है लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है। इन सब का यूज कहां पर होता है, जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी की जब एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उस अम्लीयता को घटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि लाइम वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ CaCO3 यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट है या जो लाइमस्टोन है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इतना बात आपको समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है, हाँ बोलिए, क्या बोल, लिख लो जल्दी लिखो। अब ये बताइए कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर पारा को। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है, तो याद रखना, ये पहले भी मैंने बताया, हालांकि यहां पर अभी लिख ही लीजिए आप, क्या आगे मैं लिखा दूंगा, सोडा लाइम एक्चुअली CaO होता है और कास्टिक सोडा होता है, यानी NaOH और इसको मिला दीजिएगा तो सोडा लाइम बन जाता है। आगे मैं लिखा दूंगा आपको, क्योंकि उसका फार्मूला वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है इसके बाद CaOH2। CaOH2 याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे याद रखिएगा चूने का पानी कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, या इसे लाइम वाटर। इसे याद रखिएगा इसे स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा ये जो CaOH2 है, इसे कास्टिक चूना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक चूना या कास्टिक लाइम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक लाइम भी कहते हैं या कास्टिक चूना भी कहते हैं। अब ये बनेगा कैसे, देखिए जब CaO है ना, इसके साथ जब पानी की अभिक्रिया कराइएगा तो ये क्या बना देता है, CaOH2 बना देता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपका CaOH2 है, इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में होता है। इसका यूज मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में होता है। तथा याद रखिएगा दूसरा जो इसका यूज होता है, इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। इसका यूज कहां पर, विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। अब देखिए कैसे ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है इससे, तो देखिए ये लाइम वाटर है CaOH2, इसके साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, ये रिएक्शन पूछा जाता है, ये सब ये बनाएगा CaOCl2 प्लस क्या बनाएगा H2O। यही क्या है आपका विरंजक चूर्ण है, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, किसका यूज कहां पर होता है, कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, पानी के मतलब पानी को साफ करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, है ना, सब आगे बताएंगे आपको। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। कोई बात नहीं है, लिख लिया करो भाई, बहुत काम आएगा, है ना। आपको अगर जो नहीं लिख रहा है खाली पीछे से कराना, हो गया, ऐसे नहीं चलता है। आप या तो यहां बना लीजिएगा, घर में बना लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप 5 किताब भी पढ़िएगा तो ये मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आप किसी भी, ठीक है, बस हो गया, अरे हो गया भाई। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं नोट बना लीजिए, आगे जब आप कोई एग्जाम दीजिएगा ना, जैसे मान लीजिए जनवरी में, फरवरी में, तब आपको समझ में आएगा कि ये नोट कितना इंपॉर्टेंट है। आप कभी अगर इसमें ऑनलाइन कोई स्टूडेंट पढ़ा होगा तो जिस बात में, जैसे बीपीएससी की बात कर रहे हैं ना, बीपीएससी में क्वेश्चन फंसाना बहुत बड़ा चीज है। बीपीएससी जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तो बीपीएससी में जो 30 क्वेश्चन आता है ना, इस बार के पेपर में 27 क्वेश्चन सीधे नोट से आए थे, है ना, 27 क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा चीजों को ठीक से लिख लिया करिए, आपको काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए खैर, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है CaCO3, इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सिर्फ लाइम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, लाइम।
या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं खड़िया, क्या बोलते हैं, खड़िया भी कहते हैं। इसे चूना पत्थर, इसे क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि ये आपका किसमें मिलता है, ये अंडा के खोल, मार्बल, संगमरमर, प्रवाल यानी जो कोरल होता है, मूंगा, पर्ल यानी मोती, चौक जो लिखने वाला चौक होता है, चौक में पाया जाता है। या जो घोंगा होता है ना, स्नेल वगैरह जो होता है उसका जो कवर देखते हैं, जो शंख होता है, शंख, शंख जो होता है ना, इसमें भी आपका जो देखते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। घोंगा जो है इसमें आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और शंख के बारे में याद रखना, शंख जो होता है इसकी स्टडी को बोलते हैं कॉन्कोलॉजी, अंग्रेजी में कॉन्क बोलते हैं इसको, और घोंगा का जो स्टडी होता है इसे क्या बोलते हैं, मेलिकोलॉजी। इसके बाद याद रखिएगा इसका जो यूज होता है कहां पर होता है, तो इसका यूज जो आपका सफेदी होता है ना घर के अंदर, व्हाइट वॉश में होता है ना। बाकी तंबाकू जो लगाते हैं तंबाकू में खाने में, इसी का यूज होता है। ये खाने वाला जो चूना है ये यही है, ठीक है। कोई बात नहीं, लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ये बनता कैसे, अगर आपको जानना है तो ये देखिए बनता है कैसे, आपको बताए भी थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन सब में, जब CaO के साथ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, CaCO3 बनता है। तो ये देखिए इसको पर लगा, आपसे पूछा जाए मोती का क्या सूत्र है, तो CaCO3 लिखा, आपसे पूछ लिया मोती राख, मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूं यहां पर क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मोती राख जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट को कहते हैं, किसको, पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 होता है इसका सूत्र। हो गया, चलते हैं आगे, चलें आगे। चूना खाने से क्या घाटा है, ये तो डॉक्टर के पास जाओ वही बताएगा, है ना। चूना खाइएगा तो वो जो दांत, वो जो जीभ वगैरह है ना कट जाता है ना। चलिए खैर आगे पॉइंट पर आते हैं हम लोग। देखो जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है ना वो सब सवाल पूछिए, फालतू का सवाल जो है ना कोई मतलब नहीं है। ये मोती राख है और ये किसको कहते हैं, K2CO3, इसी को बोलता है पोटेशियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट याद रखिएगा NaHCO3, मोती राख बोलते हैं इस पोटेशियम कार्बोनेट को। जैसे मान लीजिए ये आपका CaCO3 होता है ना, उसको क्या बोलता है, पर्ल बोलते हैं। ये देख सकते हो, दिखा देता हूं एक सेकंड, है ना। पर्लस, मैं इसको कैसे समझाऊं बिना दिखाए, है ना। ये इस तरह से होता है ना, इस तरह का होता है, ठीक है, ठीक है, तो इसी को पर्लस कहते हैं। हाँ ये देखो बाल में लगाने वाला, इसका भी सब सारा काम कर चुका है तुम लोग ने जी, है बताओ। चलिए मतलब इसको खूब कौन था बाल में लगाने वाला। चलिए खैर आगे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। NaCO3 इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट नहीं रहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा। और इसी को क्या कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा या फिर इसी को मीठा सोडा भी बोलते हैं। अब इसका जो निर्माण होता है ना, याद रखिएगा इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे सॉल्वेज प्रोसेस या सॉल्वे विधि से प्राप्त करते हैं। इसे सॉल्वे विधि से प्राप्त करते हैं। क्या होता है सॉल्वे विधि, अभी हम लोग उसका रिएक्शन समझते हैं और ये कैसे प्राप्त होता है इसकी भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लिख लिया सभी ने, कोई बात नहीं, लिख लीजिए आराम से लिखो, कोई बात नहीं है। चलें आगे, लिख लिया सभी ने, हाँ ठीक है, ठीक है। माइक देना बोलने के लिए थोड़ा हम तो डर गया अचानक से, क्या हो गया भाई हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्वे प्रोसेस, याद रखिएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl और H2O, इसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, पास कराते हैं। क्या क्या, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या, पानी और नमक का घोल, इसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कराया, पास कराया। अब इससे देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास, एक तो बनेगा NaHCO3 बना, साथ ही साथ बनेगा क्या, NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl। ये NaHCO3 क्या है, तो यह आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या बना आपका अमोनियम क्लोराइड या नौशादर जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौशादर। आपसे पूछा जा सकता है सॉल्वेज प्रोसेस का क्या क्या प्रोडक्ट होता है, एक तो अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इक्वेशन देखो, बैलेंस ही होगा मेरे हिसाब से, देख लीजिएगा बैलेंस ही है ये इक्वेशन, संतुलित ही होगा, चेक कर लो फिर भी क्या कैसे होगा, मतलब रिएक्शन तो बताए भाई। यहाँ पर रिएक्शन देखो, ये NaCl जो है ये सब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर ये जो आयन का एक्सचेंज होगा इसमें, है ना। यहाँ पर ये जो NH ये जो है आपका, ये NH3 ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इससे Cl- लेगा, इससे H+ लेगा, है ना, और यहाँ पर NH4Cl बना देगा। बाकी ये Na+ यहाँ से यहाँ पे इसके साथ ये जो ऑक्सीजन कार्बोनेट मिलकर के बनाएगा NaCO3, ठीक है। अब देखिए
इतना ही नहीं, यहां पर अब इस NaHCO3 को ध्यान से समझिएगा, इस NaHCO3 को आप जब हीट करिएगा, आप क्या करना है, इसको हीट करना है। इसको हीट करने पर आपका बन जाएगा Na2CO3 प्लस क्या बनेगा, H2O प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आप लगाइए तो ठीक है, अब देखो बन रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो चेक करो, है ना। तो यहां पर ये जो बना, क्या बना बताओ, ये बन गया वॉशिंग सोडा, यानी कि धावन सोडा भी आपका इसी विधि से बनता है, लेकिन इसमें पहले आपका जो बनेगा सॉल्वेंट प्रोसेस में वो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, और इसी को जब गर्म करते हैं तो इससे हमें क्या बन जाता है, ये हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा मिल जाता है। क्लियर है, ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, ये लोग शादी का बात कर रहा है, अरे वाह क्या बात है। देखो यहाँ का बच्चा सब बोला रिसेप्शन में इन लोगों को भी बुलाना तुम लोग। ठीक, तो बताओ, बोल रहा है कि किस कलर का शेरवानी बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, इसका यूजेस लिख लिया था कि नहीं, चलो यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा, बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग में ना केक वगैरह जहां पर बनता है ना, उसमें आपका मीठा सोडा का यूज होता है ना, बेकिंग सोडा का यूज होता है, आप लोग भी यूज करते होंगे। इसके बाद याद रखिएगा दूसरा, इसका यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। सोडा एसिड अग्निशमक यंत्र में, मतलब आग बुझाने में, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में याद रखिएगा एक तो बेकिंग सोडा होता है, ये पूछा हुआ सवाल है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है। प्लस इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद की बात करते हैं, इसका यूज होता है दूध को फटने से बचाने के लिए। जो मिल्कमैन वगैरह होते हैं, है ना, वो क्या होता है ना, गांव से सुबह दूध लेकर निकले, दिन भर उनको दूध बांटना है, गर्मी के दिनों में दूध फटे नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं क्या, बेकिंग सोडा। और ये क्या करेगा, ये दूध का जैसे बेकिंग सोडा मिलाइएगा, ये दूध का पीएच घटाएगा या बढ़ाएगा, बढ़ा देगा ना, दूध का पीएच को बढ़ा देता है। इसके बाद इसका यूज याद रखिएगा कहां पर होता है, प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, एंट एसिड, प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज होता है, इसका याद रखिए। पीएच मान मतलब इतना ही, हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं, जैसे जैसे वो करता है, बिल्कुल मान लीजिए मिल्क का पीएच मान नॉर्मली होता है 6.5 होता है, जैसे बढ़ाते हैं ये इसका अम्लीय गुण क्या करता है, घटा देता है ना, इसको छाछ जैसे गुण में बदल देगा, है ना। ठीक है, कभी तो आपका नहीं फटता है काफी लंबे समय तक, है ना, मतलब खराब नहीं होता है एक तरह से। तो अभी के लिए इतना रखेंगे, क्या फिजिक्स भी होगा ना, एक ही घंटे का था ये। चलो ठीक है, बाकी कल जो है ना हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा केमिकल रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ब्रेक चाहिए क्या, 5 मिनट का, चलो 5 मिनट ले लो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, 5 मिनट बस, 5 मिनट।